ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। मगर आपने शायद ही सुना हो जहां एक हत्या को छुपाने के लिए किसी ने 9 हत्याएं कर दी हो। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर ये पूरी तरह सच है। तेलंगाना काम करने गए बिहार के संजय कुमार को वहीं काम करने वाली रविका नाम की महिला से प्यार होता है। पर कुछ समय बाद ये प्यार ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहाँ एक के बाद एक 9 हत्याएं हो जाती हैं। तो आखिर कैसे 9 लोगों की मौत हो जाती है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मार्च 2020 तक कोरोना वायरस ने बहुत तेजी से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। इस कारण 24 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन लगने की वजह से जो मजदूर जहां काम कर रहे थे वो वहीं फंस कर रह गए। तेलंगाना के गोरही गुंडा गांव में साईं दत्ता ट्रेडर्स नाम की सूत की बोरी बनाने वाली एक फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में काम करने वाले ज़्यादातर लोग बिहार और बंगाल के थे। मगर लॉकडाउन की वजह से इस फैक्ट्री का भी काम ठप हो चुका था। यहाँ काम करने वाले मजदूर भी इसी फैक्ट्री के अंदर कैद होकर रह गए थे। फैक्ट्री में काम जरूर बंद हो गया था, पर पहले का स्टॉक अभी भी फैक्ट्री के अंदर था, जिसे अभी भी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमर तक सप्लाई किया जा रहा था। मई का महीना आ चुका था। फैक्ट्री के मालिक जे भास्कर को कुछ बोरी का ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर मिलने पर वो अपने एक ऑटो ड्राइवर को कहते हैं फैक्ट्री में जाओ और वहां से बोरी लेकर कस्टमर तक पहुंचा दो। और ऑटो ड्राइवर से ये भी कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ वर्कर अभी भी अंदर ही होंगे, तो तुम्हें बोरी दे देंगे। आदेश के मुताबिक ड्राइवर फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और दरवाजा नॉक करता है, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। दूसरे दरवाजे के पास जाकर लोगों को बुलाने की कोशिश करता है, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। फैक्ट्री के अंदर ड्राइवर किसी को ना पाकर ड्राइवर भागते हुए तुरंत फैक्ट्री के मालिक जे भास्कर के पास आता है और उन्हें जानकारी देता है कि फैक्ट्री के अंदर एक भी मजदूर नहीं है, जबकि वहां पर कम से कम 10 मजदूर होने चाहिए थे। भास्कर इस बात की जानकारी अपने एक और पार्टनर संतोष को देता है और फिर दोनों कुछ और लोगों को लेकर फैक्ट्री के तरफ आते हैं और मजदूरों के तलाश में लग जाते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, मगर मजदूरों का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। अब लगभग दिन के 2 बज रहे थे। तभी कुछ लोग तलाशी के क्रम में फैक्ट्री से कुछ दूरी पर मौजूद एक कुएं तक पहुंचते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जब कुएं के अंदर यूं ही झांकता है तो अचानक जोर से चिल्ला उठता है। आवाज सुनकर बाकी लोग कुएं की तरफ आते हैं। जब लोग कुएं की तरफ देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुएं के अंदर उन्हें 4 बोरी तैरती हुई दिखाई देती है। बोरी नजर आते ही तत्काल ही पुलिस को फोन किया जाता है। मौके पर पुलिस की टीम आती है और चारों बोरियों को बाहर निकाला जाता है। बोरी में से शक के मुताबिक ही मजदूरों की लाश निकलती है। फैक्ट्री के मालिक पहचान करते हैं कि इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और मजदूर की फैमिली है। करने वाले की पहचान मकसूद आलम की पत्नी निशा, बेटी बुस्रा खातून, 3 साल के बेटे बबलू की होती है। 5 लोग अभी भी लापता थे। उनकी भी तलाश शुरू होती है, मगर बाकियों का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। अंत में पुलिस वाले कुएं की गहराई में उतरकर जांच करने की फैसला करते हैं। अगले दिन जब पुलिस की एक टीम कुएं की गहराई तक जाती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुएं के तल से एक के बाद एक 500 बरामद किए जाते हैं। एक कुएं से अब तक 9 लाशें निकाली जाती हैं। 5 की पहचान 20 साल के शहबाज आलम, 18 साल के सुहेल, 30 साल के शकील, 22 साल के श्याम और श्रीराम के तौर पर होती है। एक साथ 9 लोगों की हत्या की खबर से पूरे शहर में
हंगामा मच जाता है। पुलिस प्रशासन भी हरकत में आकर तेजी से जांच शुरू करती है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना को किसने अंजाम दिया। एक साथ 9 लोग आत्महत्या कर लें, ये बात गले से उतरने वाली नहीं थी। इसलिए हत्या के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया जाता है। शुरुआती जांच में कहीं से भी ये संकेत नहीं मिलते हैं कि मरने वाले लोगों के साथ मारपीट की गई है या फिर इनके साथ कोई जबरदस्ती की गई हो। फिर भी आगे की जांच के लिए कुछ नमूने बड़ी लैब में भेज दिए जाते हैं। लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस बस इतना पता लगा पाती है कि 20 मई 2020 की रात फैक्ट्री में काम करने वाले मकसूद के छोटे बेटे शहबाज का जन्मदिन होता है। इधर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि 20 मई की रात 9:30 बजे से लेकर 21 मई के सुबह 5 बजे के बीच हुई है। अब पुलिस कड़ी जोड़ने लगती है कि संभवतः सभी की मौत इस बर्थडे पार्टी में हुई होगी। पुलिस अपनी जांच को और तेज करती है तथा शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लेती है, मगर कहीं से भी कामयाबी नजर नहीं आती है। अभी पुलिस कहीं जांच में लगी हुई थी कि तभी वारंगल पुलिस के पास एक अनजान शख्स 2 मोबाइल फोन के साथ आता है और बताता है कि उसे ये दोनों मोबाइल फोन पास के ही गोदाम के पास मिली है। पुलिस के इस मामले में मोबाइल का मिलना एक बड़े ब्रेक थ्रू जैसा था। जांच में पता चलता है कि ये मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि मर चुकी मकसूद की पत्नी निशा और दूसरा मोबाइल 9 लोगों में से एक और मजदूर श्रीराम का है। पुलिस वाले सभी आसपास के लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर देते हैं। शुरुआती जांच में ही पुलिस को दिखता है कि 20 मई की शाम लगभग 6 बजे गोदाम की तरफ से एक व्यक्ति साइकिल से आ रहा है। फिर वही व्यक्ति 21 मई सुबह के 6 बजे के आसपास फिर से इस सीसीटीवी में घटना स्थल की तरफ जा रहा है। पुलिस वाले अब इस साइकिल सवार व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं और कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली 25 मई 2020 को सीसीटीवी में कैद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार इस शख्स की पहचान संजय कुमार यादव के तौर पर होती है, जो बिहार का रहने वाला था और पिछले 6 सालों से तेलंगाना में मजदूरी कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस संजय से इंक्वायरी शुरू करती है। शुरुआती जांच में तो संजय किसी भी तरीके से 9 लोगों की मौत में अपना हाथ नहीं बताता है, यहाँ तक कि वो खुद को मरने वाले लोगों का दोस्त बताता है। मगर जब पुलिस सख्ती पर आ जाती है तो संजय कुमार यादव स्वीकार कर लेता है कि सभी हत्याएं उसने की हैं। संजय के कबूलनामे से हर कोई शौक हो जाता है। सबके जहन में बस एक ही सवाल चलने लगता है कि आखिर इतनी बेरहमी से 9 लोगों की हत्या की वजह क्या हो सकती है। अब संजय से इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस इंक्वायरी को आगे बढ़ाती है। बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। संजय द्वारा किए गए खुलासों के मुताबिक 2014 के आसपास संजय काम के सिलसिले में तेलंगाना आता है। यहीं उसकी मुलाकात मकसूद से होती है, जो इसी बोरी की फैक्ट्री में काम किया करता था। संजय मकसूद से काम दिलवाने की बात करता है। संजय के कहने पर मकसूद उसे इसी बोरी की फैक्ट्री में काम दिलवा देता है, जिसमें वो और उसके परिवार के अन्य लोग काम किया करते थे। संजय के मुताबिक कुछ समय तक तो वो यहाँ अच्छे से काम करने लगता है और मकसूद के परिवार का हिस्सा बन जाता है। मकसूद के परिवार में मकसूद के अलावा उसकी पत्नी निशा की एक रिश्तेदार रफीका तथा रफीका के 3 बच्चे थे। रफीका का तलाक हो चुका था और वो बच्चों के साथ इसी फैक्ट्री में रहते हुए काम कर रही थी तथा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए खाना बनाया करती थी। यही काम करते हुए संजय और रफीका एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यहाँ तक कि ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अगर रफीका
यही समझती रहती है कि संजय भी उससे प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक साथ ही रहने लगते हैं। कुछ समय तक तो रफीका और संजय खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर इन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट तब आनी शुरू होने लगती है जब रफीका को शक होने लगता है कि संजय उसकी 16 साल की बेटी पर भी गंदी नजर रखने लगा है। इस बारे में जब रफीका संजय से बात करती है, संजय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बेटी मेरे लिए भी बेटी ही है। संजय के ऐसा कहने पर रफीका थोड़ी इत्मीनान जरूर होती है, मगर बीतते समय के साथ वो देखती है कि संजय अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस कारण रफीका संजय पर शादी करने की दबाव बनाने लगती है। पहले तो संजय अलग अलग कारणों से शादी को टालता रहता है, मगर जब रफीका जिद करने लगती है, संजय शादी के लिए मान जाता है। शादी से पहले जब रफीका संजय से कहती है, शादी करने से पहले चलो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाती हूँ। रफीका के माता पिता बंगाल में रहते थे। अब कुछ तय होने के बाद 6 मार्च को रफीका और संजय पश्चिम बंगाल जाने वाले गरीब रथ ट्रेन में सवार हो जाते हैं। संजय के खुलासों के मुताबिक असल में संजय रफीका को पसंद नहीं करता था, बल्कि वो उसकी बेटी निशा को पसंद करने लगा था। निशा तक जाने के लिए उसने बस रफीका का इस्तेमाल किया था। अब क्योंकि रफीका शादी के लिए जिद करने लगी थी, इसलिए संजय अब रफीका को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। वो शादी के लिए पश्चिम बंगाल जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही संजय और रफीका ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन कुछ दूर चलती है। संजय रफीका को छाछ पीने के लिए देता है, इस बात से अनजान कि छाछ में बेहोशी की दवा मिलाई गई है। रफीका छाछ को बड़े ही आराम से पी लेती है। छाछ पीने के कुछ ही समय बाद रफीका बेहोश हो जाती है। रफीका के बेहोश होते ही रात के अंधेरे में संजय पहले तो दुपट्टे से रफीका का गला घोट देता है, और जब ट्रेन आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले के देदेपल्ली गोडैम पहुंचती है, तो यहां पर संजय रफीका को ट्रेन से धक्का दे देता है। अगले दिन रेलवे पुलिस रफीका की डेड बॉडी लेकर पोस्टमार्टम करवाती है। रफीका की पहचान करवाने की भी कोशिश की जाती है, मगर रफीका की कहीं भी पहचान नहीं हो पाती है। इधर आगे संजय रफीका को ट्रेन से धक्का देने के बाद ट्रेन से उतर जाता है और वापस वारंगल वाली ट्रेन पकड़ लेता है। संजय जब वापस अकेले फैक्ट्री आता है तो रफीका के तीनों बच्चे उससे अपनी माँ के बारे में सवाल करने लगते हैं। इस पर संजय कहता है कि तुम्हारी माँ यानी नाना नानी के घर रुक गई है। इधर इस पर मकसूद की पत्नी निशा रफीका को फोन करने लगती है, मगर रफीका का फोन नहीं लगता है। इस पर संजय पर निशा को शक होने लगता है। वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। अब मकसूद और निशा मिलकर रफीका के बारे में संजय से पूछने लगते हैं। रफीका के बारे में संजय कुछ भी बताने के बजाय चुपके से वहां से गायब हो जाता है, मगर लॉकडाउन की वजह से वो कई दिनों तक इधर उधर ही भटकते रहता है और फिर घूम फिर कर वापस 15 मई को वारंगल आ जाता है। यहाँ आने पर मकसूद और निशा संजय से फिर से रफीका के बारे में पूछने लगते हैं। कहते हैं अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो हम पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देंगे। कि संजय पहले ही रफीका को ट्रेन से फेंक चुका था, इसलिए उसे डर सताने लगता है कि मकसूद और निशा पुलिस तक गए तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए संजय अब मकसूद और निशा को ही अपने रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाने लगता है। अभी ये इन लोगों को खत्म करने के रास्ते को ढूंढ ही रहा था कि संजय को पता चलता है कि 20 मई को मकसूद फैक्ट्री के अंदर ही अपने बेटे बबलू का जन्मदिन मनाने वाला है। इसी के बाद संजय मोबाइल पर नींद की गोलियों के बारे में सर्च करता है और नींद की गोलियां लाता है, और जब सभी लोग जन्मदिन मनाने पर बिजी रहते हैं तभी संजय चुपके से किचन में जाकर दाल में एक साथ 60 गोलियों को मिला देता है।
लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है और सभी बड़े आराम से खाना खा लेते हैं, मगर खाना खाते ही सभी बेहोश हो जाते हैं। जब सभी लोग लगभग मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं, तब संजय एक एक करके सभी को पहले बोरी में भरना शुरू कर देता है और फिर एक एक करके उन सभी को खींचकर पास में मौजूद कुएं में लाकर डाल देता है। पुलिस पूछताछ में संजय ये भी बताता है कि खाना खाने के बाद उनमें से कोई मरा नहीं था। पुलिस जब और आगे जांच पड़ताल करती है तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। जैसे रफीका को शक होने लगा था कि संजय उसके बेटी के करीब जाने लगा है। रफीका का ये सच पुलिस जांच में सही साबित होता है। दरअसल पुलिस संजय की मोबाइल की जांच पड़ताल करती है तो खुलासा होता है कि वास्तव में संजय ने रफीका की 16 साल की बेटी की इज्जत लूटी थी और बाज़ाब्ते मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया था। इन सभी खुलासों के बाद संजय पर पॉस्को एक्ट के भी मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा कुल 10 लोगों के हत्या का भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। लंबे समय तक मामले की सुनवाई चलती रहती है। फाइनली 2023 में एक निचली अदालत द्वारा धारा 302, धारा 380 और 354 के तहत दोषी करार दिया जाता है और मौत की सजा सुनाई जाती है। निचली अदालत ने भले ही संजय को फांसी की सजा दे दी हो, मगर संजय के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का रास्ता खुला हुआ है। फिलहाल संजय जेल में बंद है। दोस्तों, वैसे तो अपराधी को सजा देने का अधिकार अदालत को है और संजय को भी वही सजा मिलेगी जो हमारी अदालत द्वारा तय किया जाएगा। मगर आपके अनुसार संजय को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही हैरान कर देने वाली एक सच्ची कहानी सुनने के लिए द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।